ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले यस नो में जवाब दे दीजिए आप लोग फटाफट। तो क्लियर है। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेट नंबर 240। सेट नंबर 240 का देखिए शानदार डिस्कशन हम लोग देखते हैं। भाई ये जो सेट है ना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, क्योंकि इस सेट में अभी आराम से सभी क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर और ज़्यादा निखार आती है और ज़्यादा आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। तो लीजिए हम लोग शुरू कर देते हैं। हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्या है भाई? एनीमोमीटर। क्या क्वेश्चन है? एनीमोमीटर से मापते हैं। ये देखिए एनीमोमीटर हवा की गति और शक्ति को मेजरमेंट करता है। हवा की गति और शक्ति को मापता कौन है? एनीमोमीटर मापता है। लेकिन यहाँ और सारे ऑप्शन भी तो है ना, तो आप तो कह दिए कि हवा की गति और शक्ति का मापन कौन करता है? एनीमोमीटर करता है। लेकिन और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, उसका मेजरमेंट कौन करता है? तो हवा की गति का मेजरमेंट कौन करता है? एनीमोमीटर करता है। एनीमोमीटर करता है ये हवा की गति और शक्ति का मेजरमेंट एनीमोमीटर करता है। तो चलिए भाई ये तो आंसर आप देख लिए। लेकिन वायु की दिशा को कौन मापता है? वायु फलक मापता है। वायु फलक, वायु फलक मेजरमेंट करता है ये, ठीक है। और ये बताइए सापेक्षिक आर्द्रता को, इसको हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन वही आपेक्षिक आर्द्रता रहता ना, कौन आर्द्रता? चलिए एकदम सही है, एमराज हमारे आ गए हैं। देखिए आपेक्षिक अगर आर्द्रता रहता तो इसका मेजरमेंट किससे करते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता कहता नहीं, आर्द्रता नहीं, आपेक्षिक घनत्व है ये। हम आर्द्रता तो लिखिए दिए ना, आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तब हम लोग इसका मेजरमेंट कर देते क्या चीज़ से? तो कह देते हाइड्रोमीटर से कर देते। क्या चीज़ से? हाइड्रोमीटर से इसका मेजरमेंट कर देते। समझ गए बात ना ये? तो हवा की गति और शक्ति का मेजरमेंट किससे किया जाता है? एनीमोमीटर से। कहेंगे कि हवा की गति हवा की गति एवं शक्ति, एवं शक्ति का मापन, शक्ति का मापन जो किया जाता है, मापन बराबर एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से किया जाता है, एनीमोमीटर से। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। ये देखिए अगला सवाल है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं, द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार बदल जाएगा। तब कहिएगा द्रव्यमान बराबर कांस्टेंट होती है लेकिन भार बदल जाएगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। गलत, द्रव्यमान नियत होती है। कहिएगा द्रव्यमान नियत होती है। द्रव्यमान बराबर क्या होती है? कांस्टेंट होती है, नियत होती है। कांस्टेंट माने क्या होती है? नियत। लेकिन वही अगर पूछ दिया जाए कि भार, भार W बराबर होती है mg, और ये कहिएगा वेरिएबल होती है, कहिएगा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। क्यों भाई परिवर्तनशील होती है? इसलिए होती है कि यह g के मान पर निर्भर करती है। कहिएगा परिवर्तनशील होती है, यह g के मान पर, g के मान पर निर्भर करती है, मान पर निर्भर करती है, यह g के मान पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। सही जवाब, g के मान पर निर्भर करती है। और याद रखेंगे कि इसे मापन जो किया जाता है, मापन बराबर कहिएगा कमानीदार तूला, कमानीदार तूला से मापा जाता है, तूला, कमानीदार तूला से मेजरमेंट करते हैं। तो बताइए हमने बहुत कुछ लिख दिया आपके लिए। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ अगले नंबर पर आते हैं।
बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन को बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो चढ़ने का कारण कौन होती है? तो केशिकत्व होती है। कौन होती है? केशिकत्व। सुनिए मेरी बात, कहा है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन को बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होती है? तो ये परासरण दिया है, ऑस्मोसिस नहीं, विसरण, डिफ्यूजन नहीं। इसका सही जवाब जो आएगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव हो जाएगी, सरफेस टेंशन हो जाएगी। तो कहिएगा केस नली में के नली में जो द्रव चढ़ता है इसका मुख्य कारण होती है केशिकत्व और पृष्ठ तनाव होती है, सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? पृष्ठ तनाव हो गया, सरफेस टेंशन होगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। अगला है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो यहाँ पर सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो हम लोग पहले यहाँ पर ये दोनों के बीच कैसा संबंध होता है उस संबंध को हम लोग लिख डालेंगे, उसके बाद में हम लोग बना पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यही संबंध होती है C/5 बराबर F माइनस 32/9 कर दीजिएगा, यही संबंध होती है। और इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर सकते हैं आप। कैसे कर दीजिएगा जरा एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग यहाँ से कह दीजिएगा 5 इंटू F माइनस 32 बराबर कहिएगा 9C कह दीजिएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से कह देंगे कि सर यहाँ पर हमारा F माइनस 32, अगर यहाँ पर हम कह दें यहाँ पर कि F माइनस 32 बराबर 9/5C और यहाँ पर 9/5C और ये उधर जाएगा तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/5 को 1.8C यानी कि डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। यही हो गया, C माने क्या हुआ? सेल्सियस के लिए, और प्लस में कह दीजिएगा 32। कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ देता है कि F बराबर डैश डैश आपका 1.8C प्लस आपका 1.8C उसके बाद में डैश डैश कर देगा, प्लस 32 की माइनस 32, प्लस 32 कर देना है यहाँ पर। ऐसे भी कभी कभी सवाल पूछ देता है, लेकिन आप लोग सिंपली यहाँ से बना दीजिए। सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो आराम से यहाँ मान भर दीजिएगा, प्रश्न से आ जाइएगा। क्या है? 40/5 बराबर F माइनस 32/9, 5 अठे कितना? 40। तो ये कितना हो जाने वाली है आपका? तो कह दीजिएगा कि F माइनस 32 बराबर 72। ये उधर जाएगा तो इसलिए F बराबर 72 प्लस कितना? 32। 72 प्लस 32 बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही आपके प्रश्न का जवाब आ गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगी। ऐसे समझ लेना है। अब अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। अगले नंबर सवाल की ओर आ जाइए। क्या कह रहा है? फ्यूज का सिद्धांत क्या है? यह नाम सुने होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्यूज का नाम सुने हैं ना। तो ये फ्यूज जो होती है ये सीसा और टीन का बना एक क्या है? मिश्र धातु होती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात किया जाए तो आप कहेंगे कि यह सीसा तथा टीन का बना एक मिश्र धातु है। यह सीसा Pb तथा टीन Sn तथा टीन का बना एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु है, एलॉय है हमारा ये। और याद रखेंगे इसमें सीसा की मात्रा कम होती है और टीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए कि टीन का गलनांक कम होता है और सीसा का गलनांक ज़्यादा होता है। और फ्यूज कहता है कि हमारा गलनांक जितना कम होगा मेरी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो बताइएगा जिसका गलनांक कम होगा वही तो इसमें अधिक मात्रा में डाला जाएगा, तभी तो इसके क्वालिटी में सुधार आएगी। तो हाँ, और यहाँ पर कह दिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होती है ये बताएंगे ये परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में। परिपथ में कैसे? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और ये जो होती है कार्य सिद्धांत इसका पूछ दिया जाए, कार्य सिद्धांत,
तो आप कह सकते हैं कार्य सिद्धांत में इसका क्या होगा, तो कहिएगा जूल का तापीय प्रभाव, जूल के तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जूल के उष्मीय प्रभाव पर यह आधारित है, हीटिंग इफेक्ट पर आधारित है। और जूल के उष्मीय प्रभाव पर और बहुत सारे उपकरण आधारित हैं, जैसे कि हमारा काम करता है विद्युत आयरन। कौन आयरन? विद्युत आयरन होती है, आपका विद्युत केतली होती है, विद्युत केतली हो गया, जैसे पानी गर्म करने वाला केतली नहीं आती है, ये विद्युत केतली हो गया, चाहे आप लोग कह दीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, आपका टोस्टर हो गया, आधा सा टर टोस्टर हो गया, इमर्सन रड हो गया, जो पानी गर्म करने वाला रड होती है, इमर्सन रड हो गया, चाहे आप यहीं पर देख लीजिएगा विद्युत तंदूर हो गया। ये सब का सब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, सब का सब ये, ठीक ना। हाँ, तो ये बताइएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हमारा इसी सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत का रासायनिक प्रभाव थोड़े है, सेल और बैटरी थोड़े है। आपका कहते हैं कि विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन नंबर, तो कहिएगा ये नंबर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया, राइट ऑप्शन हो गई। ये रहा हमारे प्रश्न का सीरियल में जवाब बन गई। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला कि फैराडे स्थिरांक क्या होती है। फैराडे स्थिरांक सुनिए, फैराडे स्थिरांक की बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करती है, नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मान फिक्स होती है, इसका मान क्या होती है, फिक्स होती है। और फैराडे स्थिरांक का जो मान होती है, फैराडे कांस्टेंट का जो मान होती है, ये होती है 96,500, लगभग वैल्यू 96,500 कुलम्ब पर मोल कह दीजिएगा, कुलम्ब पर मोल कह दीजिएगा, पर मोल। इसका वैल्यू जो होती है 96,500 कुलम्ब पर मोल होती है, फैराडे कांस्टेंट का ये वैल्यू होती है। और ये होता क्या है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा, ये कह सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा, एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना मोल, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन की जाने वाली आवेश, विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत की मात्रा होती है, यही कहलाता है कितना, आपका फैराडे स्थिरांक कहलाती है। और इसका वैल्यू जब ये निकाला गया है तो कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान और एवोगाड्रो नंबर को गुना कर कर हम लोग निकाल लेते हैं। तभी तो हम लिखे हैं कि 96,500 कुलम्ब पर मोल। अगर पर मोल नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, वही वैल्यू होती है 96,500, एगो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो सार्वभौमिक स्थिरांक होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है ये। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो देखिए अवतल दर्पण जो है ना, कब ये प्रतिबिंब इस तरह का बनाता है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ अवतल दर्पण बना दे रहे हैं। ये रहा अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, धंसा हुआ होता है कि उठा हुआ, धंसा हुआ होता है। ये बताइए, इसका मुख्य अक्ष हो गया, बिंदु P हो गया, यहाँ पर हमारा F हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया। तो बताइए यही ना अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है। इसके द्वारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार से बड़ा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है। और ये प्रतिबिंब तीनों प्रकार का बनाता है, वस्तु के आकार से छोटा, बराबर और वस्तु के आकार से बड़ा, तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अगर कह दिया जाए तो इसके लिए मैग्निफिकेशन का मान 1 भी होती है, 1 से कम भी होगा, 1 के बराबर भी होगा। वो निर्भर करता है
कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है कि बराबर है कि बड़ा है, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार होता है। ठीक है, इतनी बातों को आप समझ गए। और यहाँ पर ये भी बातें समझ लीजिएगा, इस दर्पण के सामने जब अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब अनंत और सी के बीच में रखेंगे या सी से परे रखिएगा तो प्रतिबिंब बनेगा दोनों के बीच में बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा ही बना है। जैसे ही वस्तु को सी पर रखिएगा प्रतिबिंब जस्ट सी पर ही बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या प्रतिबिंब भी होती है। जैसे ही वस्तु को हम लोग दोनों के बीच में रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच में बना। जैसे ही एफ पर रखिएगा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जैसे ही वस्तु को दोनों के बीच में रखिएगा, फोकस दूरी के अंदर रखिएगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। इसी सिद्धांत का इसी स्थिति का ना उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। चाहे ईएनटी डॉक्टर जो होती है रोगियों के अंगों को देखकर इलाज करता है। तो बताइएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तो उल्टा होता है और वस्तु के आकार के बराबर, तो वस्तु कहाँ होना चाहिए, सी पर। फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ, जब वस्तु हमारा फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। तो सही बात है, वक्रता के केंद्र पर होगा तब ना बनेगा। यही हमारे प्रश्न का सही में जवाब बन गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है। सुनिए, प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। क्या होती है, दोहरी होती है। प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। तो हम लिख दे रहे हैं प्रकाश की प्रकृति जो होती है दोहरी होती है। दोहरी माने क्या हो गया, ड्यूअल होती है। और ये बताइएगा कौन कौन सी होती है, तो एगो होती है कण और एगो होती है क्या, तरंग होती है। एगो कण और एगो तरंग होती है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, जबकि तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगन्स ने किया था। कौन किया था, हाइगन्स साहब ने किया था। और न्यूटन साहब का कहना था कि प्रकाश जो है ना अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन साहब का कहना था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या गुच्छों के रूप में चलती है, जिसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। एक्चुअल में कहा जाए तो फोटोन इज ए बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है, ऊर्जा का एक बंडल होती है। तो बताएंगे प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है ना, दोहरी होती है। कौन कौन, तरंग और कण दोनों के समान होती है। हमारे प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा, तो ये रहा हमारे प्रश्न का सही जवाब। कौन नंबर, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। देखिएगा, जब कोई आदमी जब पेपर पढ़ता है, कोई बुजुर्ग आदमी पेपर पढ़ता है तो उसके आँख से दिखाई नहीं देता है छोटे छोटे अक्षर। तो देखिएगा इस तरह का एगो आपका ऐसा टाइप का बना रहेगा और यहाँ पर इस तरह का बना रहता है, देखे हैं। और ये बताइएगा यहाँ पर ये कौन सा हमारा हो गया, ये तो ये कह दीजिएगा इसका नाम हो गया हमारा, इसका नाम हो गया कौन सा लेंस हो गया, तो कहिएगा उत्तल लेंस हो गया। ये इसी में ना उत्तल लेंस होती है, इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर प्रयोग करता है। वो कौन के तौर पर, इसमें एगो उत्तल लेंस होती है। इसमें कौन सा लेंस होती है, इसमें उत्तल लेंस होती है। और जब हम लोग किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने ये दोनों के बीच में वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसी के कहाँ बनेगा,
पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। इसी सिद्धांत पर सिंपल माइक्रोस्कोप काम करती है। और सिंपल माइक्रोस्कोप में कौगो उत्तल लेंस होता है? एगो। और इसी को ना हम लोग रीडिंग ग्लास भी कहते हैं। कौन ग्लास? तो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी को हम लोग कहेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो इसमें एक उत्तल लेंस होता है। क्या बोलिएगा? एक उत्तल लेंस होती है। और कम फोकस दूरी वाला कि अधिक फोकस दूरी वाला? तो कहिएगा एक के कम फोकस दूरी वाला। लिख दीजिए तब, एक के कम फोकस दूरी वाला, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और इसमें वस्तु को कहाँ रखा गया है? फोकस दूरी के क्या अंदर रखा जाता है। इसी का ना खोज करना महान वैज्ञानिक कौन थे? हमारे लीवेनहॉक साहब। कौन है हमारे? लीवेनहॉक साहब। तो कह दीजिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में सिंपल माइक्रोस्कोप में कौगो उत्तल लेंस होता है? एगो होती है। और ये बताइएगा सिंपल आपका सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कब करता है? जब वस्तु कहाँ होता है? फोकस दूरी के अंदर होती है। ठीक है? कहाँ हैं आप अभी? अच्छे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए अब बताइएगा तो कौन होगा हमारा आंसर? ये रहा हमारा आंसर यहाँ, ठीक ना? हाँ, ये रहेगा आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आप लोग का सेट 221 से 240, माने कि आज 240 है, फिर से कल से न्यू रिवाइज्ड आएगा आप लोग का सेट। देखिए और बताइएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सोलर एनर्जी को, आपका सौर विकिरण को विद्युत। तो बताइएगा सूर्य की रोशनी पड़ती है तो विद्युत देता है कौन? सोलर सेल करता है। कौन सेल? सोलर सेल करेगा। नहीं तो आपका फोटोवोल्टेइक सेल करेगा, है, करेगा ना? तो ये बताइएगा फोटोवोल्टेइक सेल करेगा फोटो के द्वारा, तो माने कि सौर विकिरण को ये विद्युत में कन्वर्ट करता है। लेकिन लेक्लांची सेल और वोल्टेइक सेल जो होती है प्राइमरी सेल होती है। कौन सेल? प्राइमरी सेल होती है। इसके अंदर रसायन होती है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो ये दोनों का काम है। कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में? तो कहिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये। लेकिन ऊपर वाला किस ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन ऊपर वाला दोनों किसको? तो कहिएगा कि ऊपर वाला काम क्या है? सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जितना ज़्यादा गर्मी रहेगी उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक मिलेगी, विद्युत मिलेगी, है ना? ये हाँ, वोल्टेइक सेल, हाँ, ये दोनों करेगा। लेक्लांची सेल, वोल्टेइक सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये सब का सब क्या है? प्राइमरी सेल में आती है हमारा, ठीक ना? और द्वितीयक सेल का काम क्या है? द्वितीयक सेल का भी काम यही है, लेकिन द्वितीयक सेल में उसको हम लोग रिचार्ज करते हैं। लेकिन प्राइमरी सेल को अगर उसका रसायन खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं। क्या करते हैं? फेंक देते हैं उसको, फिर से उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग इसका रिचार्ज करते हैं, किसका? द्वितीयक सेल को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण, तो बताइए सौर विकिरण जो होती है, जो ये सनलाइट की बात किया जा रहा है, कौन लाइट? सनलाइट की बात किया जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में बताइएगा दृश्य प्रकाश की बात किया जा रहा है। तो बताइएगा दृश्य प्रकाश की बात किया जाए तो लो भाई यहाँ पर दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। कौन लाइट? विजिबल लाइट के नाम से जानते हैं। इसमें कौन आता है? VIBGYOR होती है ना? तो इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बढ़ेगा ना? तो तरंग दैर्ध्य बराबर हम कह देंगे तरंग दैर्ध्य बराबर होती है, कहिएगा लगभग में हम कर दे रहे हैं, ऑप्शन के आधार पर आ जाते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर हम लोग कह देते हैं, चलिए 7800 एंगस्ट्रॉम तक कर दे रहे हैं। कितना तक?
7800 एंगस्ट्रॉम तक कर देते हैं। तो ये बताइएगा, ये नैनोमीटर में पूछेंगे तो कितना बोलिएगा? आज ही तो बताए हैं कि एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलने के लिए एंगस्ट्रॉम वाला वैल्यू में 10 से भाग दे दीजिएगा। क्या चीज़ से? 10 से भाग दीजिएगा। तो बताइएगा, एगो जीरो कट जाएगा, इसमें भी एगो जीरो, तो कितना बोलिएगा? 400 नैनोमीटर से एनएम से लेकर कितना 780 एनएम तक होती है नैनोमीटर में। एनएम माने क्या हुआ? नैनोमीटर में। तो इस रेंज में कोई है क्या? तो कहिएगा हाँ, बी नंबर को आप रख सकते हैं अपने ऑप्शन के तौर पर। ठीक है, तो ये बी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक ना? आप देखिए ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होती है 1/10 नैनोमीटर होती है। माने एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है तो एंगस्ट्रॉम वाला वैल्यू निकाल लेना है और उसमें कितना से गुना कर देना है? 1/10 से गुना कर देना है। बातें समझ रहे हैं? लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है? तो कहिएगा 7 से ज़्यादा किसका होगा? जो क्षारीय विलयन होगा, वही ना, क्षारीय विलयन होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पीएच स्केल का नाम सुने हैं आप लोग? पीएच स्केल, इसका खोजकर्ता कौन है? तो कहिएगा इसका खोजकर्ता हम ही तो हैं, सोरेनसन। कौन है हमारे? सोरेनसन साहब हैं। इसका बताइएगा, परास की बात करते हैं तो परास कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14 तक, 0 से 14 तक होता है। और ये बताइएगा, पी का मतलब होता है पोटेंज, POTENZ, पोटेंज होती है, जर्मन का शब्द होती है। कौन शब्द है? जर्मन शब्द होती है, जिसका अर्थ क्या होती है? तो जर्मन शब्द। और बताइएगा अर्थ इसका क्या होती है? अर्थ बराबर कह दीजिएगा शक्ति। अर्थ क्या होती है? शक्ति। और हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पावर। पी माने क्या होती है? पावर होती है। अब यहाँ पर समझ लेना है, पीएच स्केल पर कौ गो बिंदु होती है? 14 गो। कौ गो होती है? 14 गो बिंदु होती है। जैसे हम बातें करते हैं यहाँ पर, इस तरह से रुक जाइए। आप लोगों से हम कह रहे हैं कि हम इस तरह से बातें कर दिए, हम लोग यहाँ से ऐसे बातें कर लिए हम लोग। ठीक ना? अब ये बता दीजिएगा, हमने यहाँ पर लिख डाला, क्या लिखा? तो कहिएगा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और पूरे कितना? 14। ये बताइए 7 वाला क्या होता है? उदासीन। 7 वाला क्या होगा? उदासीन होती है, जिसको n माने क्या होता है? न्यूट्रल लिख देते हैं। इधर वाला क्या बोल देते हैं? क्षारीय। क्या बोलिए? क्षारीय कहेंगे। इधर वाले को क्या बोलिएगा? अम्लीय। बढ़े, अम्लीयता बढ़ेगा ना, अम्लीय। हाईली एसिडिक कौन होता है? 7 वाला। क्या बोलिएगा? 0 वाला हाईली एसिडिक। क्या बोलिएगा? हाईली एसिडिक होती है। और ये बताइएगा, इसको क्या बोलिएगा? हाईली बेसिक। कौन बेसिक बोलिएगा? हाईली बेसिक कह दीजिएगा, हाईली बेसिक होती है। इधर से इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या? अम्लीयता बढ़ेगा। 7 वाला क्या होता है? उदासीन होती है। और किसी भी विलयन का पीएच मान निकालना होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ की जरूरत पड़ती है। किसका? H+। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि पीएच बराबर होती है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, क्या बोलते हैं? H+, यही ना होती है। और यहाँ पर देखिए, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज़? H+ होती है। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर आपसे हम कह देंगे कि Pa और यहाँ पर ये H+ में कैसा संबंध है? उल्टा कि सीधा? उल्टा है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक ना? क्वेश्चन आउट हो गया, भेजा हुआ है, भेजे हुए हैं वहाँ हैं, हाँ था, भेजे हुए हैं। ऐसा थोड़े कि आदमी मेरा नहीं है वहाँ पर, सब आदमी पड़ा हुआ है, सब जगह रखा हुआ है, सब भेजा हुआ है। अभी तक में क्या हम बनाए हैं? क्या बनाए? कुछ नहीं बनाए, यही बनाए, आदमी बनाए अभी तक। हाँ आएगा आएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में, वैलेंटाइन डे के पहले। हाँ
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे कह दिया जाएगा कि ये अगर हम आपसे कह दें कि आप में से 4 आदमी का पीएच दे दे, आपका दे दे 3, उनका दे दे 5, आपका 3 उनका 5, उनका दे दे रहे हैं 1, इनका कह दे रहे हैं 2, किन के लिए H प्लस की सांद्रता ज़्यादा होगा? तो कहिएगा जिनका पीएच कम होगा उसके लिए ज़्यादा होगा, और जिसका पीएच ज़्यादा होगा उसके लिए कम होगा। तो एक बात हमें बता दीजिए आप लोग, जब हमारा ये घटेगा तो ये, जब ये घटेगा तो ये, तो एक बात बताइए, इधर से इधर जा रहे हैं तो पीएच मान बढ़ रहा है ना, तो जब ये मान बढ़ रहा है तो ये मान घटेगा। तो कह देंगे कि क्षारीय पदार्थ में H प्लस की सांद्रता बढ़ता है कि घटता है? हैं? घटेगा। और उधर से इधर आने पर, तो ये न्यू क्वेश्चन है सब, ये न्यू क्वेश्चन मिलेगा, भविष्य का क्वेश्चन मिलेगा ये सब, ठीक ना? हाँ हाँ, चलिए तो हम लोग आ जाते हैं। एक बात बताइएगा, कौन विलयन होगा? क्षारीय। और ये बफर विलयन होती है, तो कहिएगा कि आपका बफर विलयन जो होती है, वैसा घोल या विलयन, कहिएगा वैसा घोल या विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिला दिया जाए, वैसा घोल या विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिला दिया जाए तो उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे विलयन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं, प्रतिरोधक घोल के नाम से जाना जाता है। समझ गए बात ना? तो ये मिलेगा जब जब क्लास बताएंगे ना, तो इसको बताएंगे बढ़िया से सब। हैं? टाइमिंग तो क्लास चल रही है, सब क्लासेस चल रही है। आपका 11 से 12 एनसीईआरटी चल रही है, उसके बाद 12 से 1 में चल रहा है आपका कॉमन पेपर के लिए, और उसके बाद में आपका एगो चल रहा है आपका, हाँ, टीजीटी के लिए चल रहा है आपका 80 क्वेश्चन, और के लिए आपका डिटेल्स में डीप साइंस चल रही है 2 से 3 में, और एगो 3 से 4 में उसी का चलेगा केमिस्ट्री का बैच। अभी नहीं, हाँ टीजीटी वाला 2 से 3, 2 से 3। आज यूनिट एंड डायमेंशन समाप्त कर दिए हैं, 10 क्लास में खत्म हो गई वो केमिस्ट्री। अभी समय है, वेट एंड वॉच। चलिए अगला है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? बोलिए तो, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? बोलिए। आए, अब वही ना बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो फांस से का मार देते, धाए से का मार देते, गर्दा उड़ा देते। देखिए कुछ नहीं करना है, तभी तो हम कहते हैं कि एनसीईआरटी ऑनलाइन वाले जो भी हैं, एनसीईआरटी का बैच शुरू हुआ है, मात्र उसका ऑनलाइन में फी 51 रुपया रखा गया है। 51 रुपया है, 51 रुपया मायने नहीं रखता है, मायने समय की कीमत होती है। समय की पहचान कीजिए, समय पहचान जाइए, सफलता आपके इर्द गिर्द मंडराएगी। हाँ हाँ, ऑफलाइन का फी ऑफलाइन है आपका 11 से 12। देखिए देखिए, यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर हमारा हो गया क्या? तो कहिएगा द्रव हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका? क्या हो गया? गैस हो गया। ठोस, द्रव और गैस हो गया। बताइएगा प्लस ताप हो गया। ये बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने दीजिए हमको। ये बताइएगा ठोस हो गया, यहाँ पर बताइएगा एक तरफ हो गया क्या हमारा? द्रव हो गया, और एक हो गया हमारा क्या? गैस हो गया हमारा। तो एक बात बता दीजिएगा, ठोस का अगर द्रव में बदलता है प्लस ताप के साथ, ये बताइए इसमें बदलता है प्लस ताप के साथ, यहाँ पर इधर आएगा माइनस ताप हो गया, इधर आएगा तो कौन ताप? माइनस ताप होती है, और ये इसमें आ जाएगा तो कहलाता है क्या? संगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर ये इसमें आ गया है तो कहलाता है वाष्पन। क्या कहलाते हैं? वाष्पन, इवेपोरेशन। और ये डायरेक्ट कूद कर यहाँ से यहाँ आ गया ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होती है सब्लिमेशन। फिर से ये इसमें आ गया तो होती है संघनन। क्या होती है? संघनन, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, गैस का द्रव में बदलना। अगर ये इसमें आ गया तो हिमांक होती है, फ्रीजिंग होती है। और ये बताइएगा यहाँ से कूद कर डायरेक्ट इसमें आ गया तो निक्षेपण होती है, डिपोजिशन, निक्षेपण होती है। क्या होती है? निक्षेपण। इंग्लिश में कहते हैं
जीसन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तन, तो जल का आपका वाष्प में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, तो फिर तो इसमें आता है ना। तो क्या ये सदा के लिए गैस में हो गया? नहीं। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन को बतलाता है, फिजिकल चेंज को बतलाता है। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन के रूप में माना जाता है? कौन सा आपका निम्नलिखित रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन के तहत, तेजाब के नाम से किसको जानते हैं? कहिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को जाना जाता है। ये होती है किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा होती है, सम्राट होती है आपका, ठीक ना। हाँ, किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जानते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये होता है एक्वा फोर्टिस। क्या नाम है? एक्वा, ए आधा कवा, एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते हैं। एक्वा फोर्टिस क्वेश्चन आएगा, एक्वा फोर्टिस किसको कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है। और इसी का ना उपयोग एक्वा रेजिया के निर्माण में किया जाता है। एक्वा रेजिया क्या है? अम्लराज क्या होती है? तो कह दीजिएगा कि सांद्र HCl के 3 भाग और सांद्र HNO3 के 1 भाग के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है। और इसमें सोना, प्लेटिनम ये सब क्या करते हैं? घुल जाते हैं। इसलिए सोना प्लेटिनम को अम्लराज से साफ नहीं करना चाहिए, ठीक ना। अगर हम कह दें कि एक आदमी, जैसे यही हैं, और ये आदमी जो है सुनार बनकर आपके दरवाजे पर, 5 आदमी के दरवाजों पर जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग अपने पुराने सोने का गहना देंगे तो हम उसमें फिर से चमक ला देंगे। ये बहुत विश्वासी आदमी हैं आप लोगों के। तो हम कह रहे हैं कि एक आदमी ये जो हैं इनके चक्कर में पड़कर अपने सोने का हार दे दी। सोने का क्या दे दी? हार दे दी। हार में चमक तो आ गया परंतु उसके भार में कमी आ गई। तो इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया रसायन का नाम क्या था? अम्लराज, एक्वा रेजिया। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, घुमा कर पूछेगा तो बता सकते हैं आप, ठीक ना। हाँ, तो चलिए हो गया। अब इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल की कार्बोलिक अम्ल। कहिए क्या बोलेंगे? कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और कार्बोलिक अम्ल कल बताए थे, क्या नाम है? बेंजीन के ऊपर में क्या लगा देना है? OH लगा देना है। पानी उनी नहीं चलता है हाथ में है। अरे यार हमको पानी पीने की जरूरत है। हाँ वाले क्या वो हैं। हाँ, एक नाम है नाइट्रिक अम्ल नाम है। इसी को एक्वा फोर्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा फोर्टिस। इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। सोडा वाटर में यही अम्ल होती है। कौन अम्ल होती है? H2SO4 कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में होती है। CO2 का जलीय विलयन क्या कहलाता है? सोडा वाटर कहलाता है, ठीक ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। आंसर कौन आ गया? वो आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चूहा मारने का विष जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो बताइएगा। पोटेशियम साइनाइड है क्या? हाँ। जिंक फॉस्फाइड नहीं है तो पोटेशियम साइनाइड मारेंगे, नहीं तो जिंक फॉस्फाइड भी रह सकता है। क्या बोलेंगे? जिंक फॉस्फाइड, फॉ आधा सौ फाइड, ओ जिंक PHOSPHIDE, जिंक फॉस्फाइड। या कह दीजिएगा प्लस क्या बोलिएगा पोटेशियम, पोटेशियम क्या बोलिएगा? साइनाइड, CYANIDE, पोटेशियम साइनाइड कह दीजिएगा। यही ना है हमारा जिंक फॉस्फाइड और पोटेशियम साइनाइड। अगर ये नहीं है तो ये तो सुलाइए देगा ओकरा ना हो है। हाँ, तो ये कौन हो जाएगा? ये रहा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये तो विषैला गैस है ना। MIC जो है विषैला गैस है, भोपाल गैस कांड वाला गैस है। भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस कांड वाली गैस है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3CNO होती है। और ये एथिल अल्कोहल, तो ये क्या है? एथिल अल्कोहल अल्कोहलिक पेय पदार्थ है। कौन पदार्थ है? अल्कोहलिक पेय पदार्थ है जिसका सूत्र होता है C2H5OH होती है। तो बताइएगा कौन होगा आंसर हमारा। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग।
हाँ ये रहा हमारा, ये रहा। अगला सवाल आ जाइएगा, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो है एल्युमिनियम के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। एल्युमिनियम के अयस्क में माणिक्य हो गया, नीलम हो गया, रूबी हो गया, बक्साइट हो गया, आपका क्रायोलाइट हो गया, ये सब का सब क्या है? एल्युमिनियम के ओर्स हैं, अयस्क हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहिएगा SiO2, इसी को कहा जाता है सिलिका। क्या बोलते हैं? सिलिका कहते हैं। चाहे क्वार्ट्ज कहा जाता है, QUARTZ, क्वार्ट्ज भी कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही माणिक्य और क्या कहा जाता है? नीलम कहा जाता है। एकर सूत्र क्या होती है? Al2O3 होती है। लेड टेट्रा ऑक्साइड तो कहिएगा लेड टेट्रा ऑक्साइड Pb3O4 होती है। इसी का नाम है रेड लेड। क्या नाम है इसका? रेड लेड कहा जाता है। और इसी का ना उपयोग हम लोग, जो हम लोग में लोहा पर हम लोग पहला जो अस्त्र लगाते हैं, क्या नाम है उसका? नहीं होता है आपका जंग से बचने के लिए? नहीं नहीं, आपका वो तो है जस्ता चढ़ाई जाती है ना, वो अलग है। लोहा पर हम लोग नहीं सीरीज कागज मार कर रहे थी और उस पर हम लोग हाँ पेंट करने के पहले वो लगा देते हैं हम लोग, लाल टाइप का होता है, तभी उसी का नाम क्या पड़ा हमारा? हाँ प्राइमर होती है, वो प्राइमर एक तरह का होती है। ठीक है, तो बताइएगा आपके सवाल का सही जवाब कौन होने वाली है? चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला है कि पारद मिश्र धातु मरकरी मेटल ऑक्साइड, बताइए क्या है? तो कहिएगा पारद युक्त मिश्र धातु। किसी भी बताइएगा आपका पारा किसी को भी अपने में घोलाकर एक मिश्रण बनाती है जिसका नाम क्या है? अमलगम। क्या नाम है? अमलगम। लेकिन लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करती है। बताइएगा लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करती है। लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करती है। अमलगम का निर्माण नहीं करती है। कौन हमारा? लोहा नहीं करती है। सही जवाब बन गया हमारा। तो कहिएगा लीजिए सर सही जवाब हो गया आपका। आगे बढ़ जाए हम लोग। अगला है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में होने वाली गैस कौन है? तो कहिएगा वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने की क्रिया को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है और इसमें निकेल उत्प्रेरक उपयोग में लाई जाती है। कौन उत्प्रेरक? निकेल उत्प्रेरक। तो कहा जाएगा कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी, वनस्पति घी वही कृत्रिम घी, वनस्पति घी बनाने में H2 वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है तथा इसमें निकेल उत्प्रेरक उपयोग में लाई जाती है। कहा जाता है तथा इसमें निकेल उत्प्रेरक माने क्या होती है? कैटलिस्ट उपयोग में लाई जाती है। चलिए क्लियर बातें हो गई कि नहीं? ये हमारा यहाँ पर हो गया है ना। ये कौन होगा हमारा? हाइड्रोजन। उत्प्रेरक पूछता तो कौन मार देते हैं? निकेल, Na निकेल मार देते हैं। आपका अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? पायरीन। हाँ सही बात है, पायरीन कहते हैं हम लोग CCl4 को, जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC। क्या नाम है इसका? CTC कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। बिजली से लगता है C60। क्या होती है? C60 होती है। समान रूप से पाई, इसी को कहते हैं बकमिंटर। क्या बोलते हैं इसको? बकमिंटर फुलेरिन कहते हैं, या इसी हाँ बकमिंटर फुलेरिन कहते हैं। चाहे वॉलीबॉल भी कहा जाता है, बॉल भी कहा जाता है। ठीक ना। इसकी आकृति फुटबॉल के समान होती है। इसमें 32 गो फलक होता है। कौ गो फलक?
32 गो फलक होता है, जिसमें हमारा 20 गो हेक्सागोनल और 12 गो क्या होता है, पेंटागोनल होती है। कौ गो फलक होती है, 32 गो, जिसमें 20 गो क्या होता है, हेक्सागोनल, और 12 गो क्या, पेंटागोनल होती है। और ये हमारा कार्बन का क्या है, अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ग्रेफीन, ये सब कार्बन के क्या हैं, अपरूप होते हैं। तो इसी का नाम है बकमिंटर फुलेरीन, क्योंकि इसकी खोज जो है ना, अमेरिका के महान वस्तुकार फुलर साहब ने किया था। कौन किया था, फुलर ने इसका खोज किया था। और इसकी आकृति उन्होंने देखा कि फुटबॉल के समान होती है। किसके समान, फुटबॉल के समान। कौन होगा आंसर, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा ना, ये मिलान गलत है। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है। तो बताइएगा, मछली में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है, अमोनिया। क्या होती है, अमोनिया। मछली का उत्सर्जी पदार्थ कौन है, अमोनिया होती है। और मछलियां जब मर जाती है तो उसके दुर्गंध आने का मुख्य कारण कौन होती है, आपका एमिनो यौगिक। कौन यौगिक, अमीनो यौगिक। क्या आपका सल्फर यौगिक, नहीं। कहिएगा कि सड़े हुए अंडे की तरह गंध होती है, किसका, H2S की गंध। H2S की गंध बराबर क्या बोलिएगा, सड़े हुए अंडे की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह, अंडे की तरह होती है, सड़े हुए अंडे की तरह होती है। यहाँ पर कौन होने वाला है, अमीनो अम्ल हो जाएगी। लीजिए है CNG इज क्या है, CNG क्या है हमारा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ना। तो कह दीजिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। ये बताइएगा, नेचुरल गैस इसमें है, उसी को कंप्रेस किया गया है, किया गया है। और नेचुरल गैस में कह दिया जाएगा कि यह मुख्यतः जो होती है, किसका किसका मिश्रण होती है। तो कहिएगा मुख्यतः मीथेन तथा इथेन का, क्या चीज़ का, मीथेन तथा क्या चीज़ का, इथेन। मीथेन तथा इथेन का मिश्रण होता है, इथेन का मिश्रण होती है ये। तो सुनिए मेरी बात, कहा जाएगा कि यही ना प्राकृतिक गैस को ही कंप्रेस किया गया है। कौन गैस को, प्राकृतिक गैस को ही कंप्रेस कर कर ये गैस बनाया गया है। नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। ये वाला इंग्लिश गलत है, इसको हटा देना है, इसको ठीक ना, यहाँ पर हटा दीजिए, नहीं तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा इंग्लिश के अनुसार। कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस गलत हो गया, कौन हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगी ये हमारा। अगला है कि निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है। सत्य कथन की पहचान कर देना है, सत्य कथन की पहचान कीजिए आप लोग। तो कह रहा है यहाँ पर हमारा सत्य कथन में कौन है, कहिएगा DDT एक रोगाणुनाशक है, नहीं, DDT हमारा कीटनाशक है। DDT क्या है, तो कहिएगा पहले खोज कर, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, आपका क्लोरो, रुक जाइएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन होती है। ये हमारा कीटाणुनाशक है, क्या है हमारा है, कीटाणुनाशक में आता है, हमारा कीटाणुनाशक है ये बता दीजिएगा। ये इसका खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर पाल मूलर साहब हैं। कौन मूलर, पाल मूलर साहब इसका खोज करता है, पूछता है इसका। DDT का फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यह एक कीटाणुनाशक है, लेकिन इससे भी बढ़िया कीटाणुनाशक होती है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको लिंडेन या गैमेक्सेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बताइएगा TNT एक कीटाणुनाशक है, नहीं, TNT हमारा क्या है, विस्फोटक है। तो बताइए ये भी गलत हो गया ना। तो TNT हमारा क्या है, तो कहिएगा TNT हमारा क्या है, विस्फोटक है। क्या है हमारा ये हमारा विस्फोटक है हमारा। ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT का मतलब क्या होती है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, TOLUNE टोलिन होती है।
डाइनाइट्रोटोलिन और RDX क्या है हमारा, एक विस्फोटक है, सही जवाब है। इंडिया में इसको RDX कहते हैं, जर्मनी इसको क्या कहता है आपका, ये देखिए अलग अलग देश इसे अलग अलग नामों से जानता है। इंडिया इसको क्या कहता है, RDX कहिएगा कि इसको हम लोग आपका USA में साइक्लोनाइट कहते हैं, इसका एक अन्य नाम T4 भी होती है, ठीक ना। लेकिन इटली इसको T4 के नाम से जानता है, कौन फोर, T4। इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है, तो रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव होती है, यही हमारा RDX होती है। तो ये क्या है हमारा, विस्फोटक है हमारा एक। ये लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, कौन सा, तो कहिएगा क्रुक्स कांच की पायरेक्स कांच, जेना कांच सबसे उच्च कोटि का कांच होता है, इसकी चर्चा नहीं है इसमें। आप बताइएगा क्रुक्स कांच जो होती है ना, सेरियम ऑक्साइड होता है इसमें, कौन ऑक्साइड, सेरियम ऑक्साइड होती है, जो पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए धूप चश्मा में किसका यूज किया जाता है, क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं, कौन कांच का, क्रुक्स कांच का, सेरियम ऑक्साइड जो होती है, सेरियम ऑक्साइड की पर है। और पायरेक्स कांच जो होती है ना, पायरेक्स कांच में आपका उष्मीय प्रसार नहीं होती है, जिसके कारण इसका उपयोग भी हम लोग वैसे पात्र के रूप में करते हैं जो उष्मा के कारण कम फैले, माने उष्मा वाला वस्तु उसमें डाला जाए तो कांच में दरारें नहीं आती है, वहां पर इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। हाँ तो बताइएगा, क्रुक्स कांच की बात करेंगे तो क्रुक्स कांच में क्या बोलिएगा, इसमें सेरियम ऑक्साइड मिला होता है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं क्रुक्स कांच में सेरियम ऑक्साइड होता है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण इसका उपयोग धूप चश्मा के रूप में किया जाता है। तो बताइएगा, नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। क्या चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है ये, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। पायरेक्स कांच तो होती है ये आपका उष्मा का क्या होता है, उष्मारोधी कांच होती है एक तरह का, देखा जाए तो उष्मारोधी कांच लिख दीजिएगा, उष्मारोधी कांच होती है, उष्मारोधी कांच में आती है हमारा कौन कांच हो गया, पायरेक्स कांच। जेना कांच उच्च क्वालिटी की कांच होती है, जेना कांच उच्च क्वालिटी, जो हाई क्वालिटी का, जैसे आपका लैब वूब में किया जाता है। उष्मारोधी कांच, उष्मारोधी कांच है, पायरेक्स कांच जो होती है ना, उष्मारोधी कांच होती है। और आपका बेरियम आपका सिलिका, यानी कि कांच का मुख्य घटक क्या होता है, सिलिका, मुख्य मुख्य कांच में मुख्य रूप से क्या मिलता है, सिलिका मिलती है, सिलिका। तो क्रुक्स कांच में बताइएगा सेरियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है, सेरियम ऑक्साइड होता है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। चलिए आपके प्रश्न का सही जवाब कौन होने वाला है, 1 नंबर आ गया है। अगले सवाल पर आ जाइएगा, सुमेलित कौन नहीं है, मैग्नीशियम, आतिशबाजी में सही जवाब है। मैग्नीशियम को जब हम लोग गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो श्वेत लौ देता है कि कैसा लौ, श्वेत लौ देता है, चमकीला, श्वेत चमकीला लौ देती है। मैग्नीशियम को जलाने पर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, श्वेत चमकीला लौ मुक्त कर, मैग्नीशियम को जलाने पर श्वेत चमकीला लौ देती है, श्वेत चमकीला लौ देती है, चमकीला लौ देती है। तो पटाखों में जो रंग होता है श्वेत रंग, इसका कारण होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये बताइए, यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम के निर्माण में किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम परमाणु बम का नाम है क्या, लिटिल बॉय, क्या नाम है,
प्रथम परमाणु बम लिटिल बॉय जो होती है अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उसमें विध्वंसकारी पदार्थ के रूप में यूरेनियम धातु का ही यूज किया गया था। कौन धातु का? यूरेनियम धातु का ही प्रयोग किया गया था। सही है कि गलत है? सही है। और ये हमारा गलत है। इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो कहिएगा टंगस्टन का। क्या चीज़ का? टंगस्टन धातु का यूज किया जाता है, जो कि हमारा गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि सिल्वर धातु का। गलत हो गया ना ये। चलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब। और यूरेनियम बताइए परमाणु बम में होता है कि नहीं? होती है। अगला है कि कवक पौधों में नहीं पाई जाती है। तो कवक बताइएगा। कवक को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक। कवक कहिए चाहे फंजाई कहिएगा। कवक कहिए चाहे क्या बोलिएगा? फंजाई कहिए। बतवा दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना। क्लोरोफिलस की नन क्लोरोफिलस? नन क्लोरोफिलस होती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। अपना भोजन खुद ये नहीं बनाता है। नहीं ना बनाता है। ये हमें होता है। चर्बी होती है? नहीं। क्या होती है? प्रोटीन होती है। और हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होती है। हमारे शरीर का कौन ब्लॉक? बिल्डिंग ब्लॉक होती है। और ये प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। अमीनो अम्ल होती है। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या? अगला नंबर आते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होती है? कौन है? यूरिएज है? सल्फेटेज है? ये कहाँ से आ गया ये सब? कहिएगा ट्रिप्सिन होती है। क्या है हमारा? ट्रिप्सिन होती है। ट्रिप्सिन होती है। और ये ट्रिप्सिन का बताइएगा आपका ट्रिप्सिन का स्राव कौन करती है? तो कहिएगा कौन करता है? पैनक्रियाज करती है। कहिएगा अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम। सुनिए, अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम की बात करते हैं। अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम की अगर बात किया जाए तो इसका नाम हो गया टाल। क्या नाम हो गया? TAL कहिएगा। टी माने क्या होता है? ट्रिप्सिन। TRYPSIN। ट्रिप्सिन होती है, एमाइलेज होती है और लाइपेज होती है। ये क्या बोलिएगा? लाइपेज होती है। ये किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन करता है। ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका? कहिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये बता दीजिएगा ये किसका पाचन करता है? फैट का पाचन करता है। किसका पाचन है? फैट का ये पाचन करता है। बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ एकदम सही बात है। समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो वे भी अच्छी बात है। 1 मिनट रुकें तो लीजिए लीजिए। टाल याद रखना है। टाल क्या नाम रखना है? टाल याद रखना है। टाल। टाल माने क्या होता है? टाल याद रखना है। तो ये बताइए अग्नाशय माने पैनक्रियाज होती है। और ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड में क्या होती है? सबसे बड़ा ग्लैंड होती है। क्लियर बातें हो रही है कि नहीं हो रही है? यस यस। हाँ ठीक है। हाँ ऑनलाइन वाला कोतंगा देखते हैं। ऑनलाइन वाले का क्या खबर है यार तुम लोगों का। चलिए कहाँ है भाई आप लोग? अमृता जी का आंसर आ गया है भाई। बहुत बढ़िया अमृता जी, आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं। शानदार जानदार आप लोग आपका। चलिए चलिए यहाँ देखिएगा। यहाँ पर ट्रिप्सिन की बातें तो समझ गए आप लोग, ठीक ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं। सार्वभौमिक स्वीकर्ता रुधिर समूह कौन होती है? जो सबको बताइएगा क्या कर सबसे ले सकता है ना। तो ये बताइएगा यूनिवर्सल। कल भी बताए थे यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ACCEPTOR एक्सेप्टर। और कुछ नहीं ना लिखना है इसमें डिटेल्स। तो कहिएगा AB पॉजिटिव होती है। नो एंटीजन की नो एंटीबॉडी। नो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है। बातें समझ रहे हैं ना। हाँ ये रहा हमारा। अब लीजिए यहाँ पर बातें समझ लेना है। नेत्र ये भी बता दीजिए आप लोग कौन होगा? कॉर्निया। इसमें भी कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं ना। नहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। आ गई है। हम लोग अगले नंबर पर। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए हैं? तो बताइएगा हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? कौन होगा? तब बताइए। जीन के संश्लेषण के लिए ना। हाँ कौन नंबर हो जाएगा? B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी।
हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? कौन संश्लेषण? जीन के। आप बे तो एक बात बताइएगा, कहा जाएगा कृत्रिम डीएनए का खोज किसने किया था? कृत्रिम डीएनए का खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना, उनके साथियों ने किया था ना। हाँ, तो सही जवाब हो गया। अब बताइएगा, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला बताइएगा, इबोला क्या है? वायरस है ना, ये तो सब लोग जान सकते हैं। इबोला क्या है? हमारा वायरस है। इबोला क्या है? हमारा वायरस है। इबोला क्या है? प्राणघातक विषाणु है ना। ये बताइए, एड्स का भी वायरस होती है ना, लेकिन एड्स का टेस्ट होती है इलीसा टेस्ट होती है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होती है, इलीसा टेस्ट होती है। एड्स का टेस्ट कौन होती है? इलीसा, ELISA, एलिसा टेस्ट होती है। लेकिन यहाँ इबोला कह रहा है। किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन, ये तो सब लोग बता दीजिएगा, कौन दिया था? ये रूस ने सप्लाई किया था ना। अप्रैल 2021 में दिया था ये, अप्रैल 2021 में ये सप्लाई किया था। हाँ हाँ, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन है? तो कहिएगा, एंटीबायोटिक दवा वही होती है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को खत्म करती है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को क्या करती है? बैक्टीरिया से। हाँ, तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक जरूर चाहिए, नहीं चाहिए? जरूर चाहिए, क्योंकि वो जो है एंटीबायोटिक है ना, उस चीज़ को ख़त्म करता है जिसके कारण वो होती है। तब वो ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग पैरासीटामोल खाएंगे तो बुखार को नॉर्मल करेगा, ना कि वो एंटीबायोटिक है, नहीं ना। तो ये बताइएगा, एस्पिरिन एंटीबायोटिक है? नहीं। तो देह हाथ में दर्द उर्द का बुखार का दवा है, ये भी बुखार प्योर बुखार का है। ये आपका क्लोरोक्विनिन मलेरिया का दवा है ना, या मलेरिया का दवा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो कह दीजिएगा, इसमें हमारा पहला एंटीबायोटिक ड्रग्स का खोज हमारे यहाँ, पहला एंटीबायोटिक ड्रग्स का खोज महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक कवक से किया था। लेकिन अभी के डेट में अधिकांशतः एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनाई जाती है। किससे? बैक्टीरिया से प्रिपेयर की जाती है। तो इसमें से कोई नहीं होगा ना। तो जितना भी हमारा माइसिन आता है, जैसे आपका टेट्रामाइसिन होता है, रिफामाइसिन होता है, वो सब का सब क्या है? हमारा एंटीबायोटिक्स में आती है। हाँ, सब एंटीबायोटिक आ जाएगा। हाँ, इरिथ्रोमाइसिन, हाँ सब सब आ जाएगा। क्लेबम, फलाना चिलाना खाते हैं ना ये। हाँ, अगला है कि कोबाल्ट 60 आम तौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है। कोबाल्ट 60 जो होती है आम तौर पर, तो बताइएगा, सही बात है। कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, क्योंकि ये कौन सी तरंगें उत्सर्जित करती है? गामा किरणें। कौन किरणें? गामा किरणों का उत्सर्जन करती है। और गामा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। कौन तरंग है? हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ये। चलिए अगले नंबर पर आ जाइएगा, कणीय तत्व क्या होती है? कणीय तत्व का मतलब होती है कि वायुमंडल में जो हमारा जो जितने भी वायुमंडल में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, फलाना चिलाना, ये सब जितने भी होते हैं, वो सब के सब किस कण में आते हैं? कणीय तत्व में आते हैं। और कणीय तत्व के कारण कौन प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होगी। कौन प्रदूषण? जल प्रदूषण नहीं ना होगा। जल प्रदूषण में अगर कहिएगा तो कुछ कुछ तो घुल हो जाता है ना, तो ये होगा नहीं, होने वाली है। हमारा कौन प्रदूषण में? वायु प्रदूषण में आती है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो उसका नाम है भेड़, और नाम है, सुंदर सा नाम है, एक लड़की का नाम है डॉली, है ना। हाँ, डॉली नाम है उसका। क्या नाम है उसका? डॉली। डॉली उसका नाम है। डॉली जो है पहला क्लोनिंग यही क्या हुआ था। लेकिन मनुष्य पर फुल्ली क्या है? प्रतिबंधित है। मनुष्य का भी क्लोनिंग करने के लिए इजाजत है? नहीं, फुल्ली क्या है? प्रतिबंधित है। ये मनुष्य पर क्लोनिंग असंभव है। जैसे मनुष्य पर अगर क्लोनिंग कर दिया जाए तो कोई आदमी किसी को, बड़े आदमी को मार कर, और क्या करेगा कि अपना नक्शा क्या, अपना सब ऐसी क्या कर लेगा, अपना सब चेक ऐसी करवा ले सकता है वो। तो बताइएगा, डॉली भेड़ है, वो भेड़ है ना है। हाँ, कब हुआ था ये? 96 में। 96 की है ये, 96 में। वो सब जीके टाइप का क्वेश्चन है ये तो। 5 क्वेश्चन क्या हुआ, जीके टाइप का मिल गया आपको। हाँ, चलिए जाइए। कौन सा